मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन चुनाव और हर चुनाव का परिणाम देश को एक दिशा देता है, समाज को एक दिशा देता है। लेकिन अगर ये आरोप लगने लगे कि ये चुनाव ही फैब्रिकेटेड है या नतीजे ही फैब्रिकेटेड हैं, तो फिर ऐसे में आखिर आप आरोप किस पर लगाएंगे? अब ममता बनर्जी जो कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, चीफ मिनिस्टर रही, और इस बात पर का अंदाजा हर किसी को है कि पश्चिम बंगाल में आज बीते 75 सालों से सत्ता किस तरह से हासिल की जाती रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता हमेशा अवैध तरीके से रक्तपात करके ही हासिल की जाती रही है। ये पूरी दुनिया को पता है, सबने देखा है। ममता बनर्जी ने किस तरह सत्ता हासिल की और वो सत्ता में किस तरह से बनी रही, ये भी सबको पता है। उन्होंने चुनाव किस तरह जीते, चुनाव के बाद किस तरह की हिंसा हुई, ये भी सबको पता है। लेकिन आज हमने देखा कि शाम के वक्त ममता बनर्जी जो कि अब 2 जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से चुनाव वो हार चुकी हैं और उनकी सीटें भी बहुत कम। अब आज वो शाम को आई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं ये नतीजे गलत हैं। उन्होंने ये कहा, एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर दी उन्होंने ये कहा कि 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि परिणाम को चुनाव आयोग के द्वारा लूट लिया गया। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि लूट लिया गया। उन्होंने ये कहा कि रात के 10 बजे तक काउंटिंग होती रही और हमारे जो कार्यकर्ता थे बूथ के अंदर उनको भगा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको खुद भी जो है वो मारा पीट, मतलब उनको खुद भी लात मार के भगा दिया गया, ऐसा वो खुद कह रही। अब ये सब जो स्थितियां हैं, और इसके बाद उनसे जब पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा देने जा रही हैं, तो समाचार वहां से निकल के आता है, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा क्यों दें जब वो चुनाव हारी ही नहीं। यानी उन्होंने साफ साफ कहा कि हम चुनाव नहीं हारे हैं तो हम इस्तीफा क्यों दें। अब आप देखिए, आमतौर पे किसी भी राज्य की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो बहुत ही स्पष्ट है कि जब कोई भी मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब चुनाव हार जाता है तो वो अपने आप प्रेम से जाता है, जाकर के इस्तीफा देता है और इस्तीफा देने के बाद वो दोबारा से जो है विपक्ष में बैठता है या अगले चुनाव की तैयारी करता है। आपने हमेशा यही चीज़ देखी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर यह हो रहा है कि वो कह रही है कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। अब पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अब राज्यपाल को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या विकल्प हैं ममता बनर्जी के पास? ममता बनर्जी का सबसे बड़ा जो आरोप है वो क्या है? ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप ये है साहब कि 27 लाख जो वोटर थे जो कि वैध थे, उनको वोट डालने ही नहीं दिया गया। जैसे कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे ममता बनर्जी के वकील, और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने पूरी तरह से डिसीजन जो था वो टीएमसी के ममता बनर्जी खिलाफ दिया। ममता बनर्जी ने वहाँ पर यह तर्क रखा था कि जितने लोग भी जो एक कमेटी बनाई गई, एक अदालत जैसी बनाई गई जहाँ पर कि बैठ के फैसला किया गया कि भाई तुमने कागज़ दिखाओ, अगर तुम्हारे कागज़ सही है तो तुम वोट दे सकते हो। तो अब आप सोचिए कि हुआ दरअसल इसमें ये कि जब भी कागज़ दिखाए गए तो फिर जिन लोगों के वोट सही निकले उनको कहा गया कि आपको वोट देने। अब लगभग 150 लोग अपने कागज़ दिखा पाए थे, उनमें से लगभग 145 लोगों ने के कागज़ सही निकले। तो ममता ने यही तर्क रखा कि ये लोग जो है वो सही हैं, जिनको वोट देना चाहिए था, इनके वोट काट दिए गए। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, सीधी सी बात है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं वोट दे पा रहे, अगले चुनाव में वोट दे देंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो ममता बनर्जी का यह आरोप है कि उनके 27 लाख वोट, वो कह रही उनके 27 लाख वोट जो है वो काट दिए गए। तो अगर कोई इतना बड़ा आरोप लगाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कुछ भी तर्क दे रहा हो, लेकिन उसके तर्क हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी सच है कि अब तक पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए हिंदू बनकर के वोट डालते थे, हिंदू नामों से वोट डालते थे, और यही ममता बनर्जी कभी
सोमनाथ चटर्जी के ऊपर जो है, सोमनाथ बनर्जी चटर्जी नाम था, उनके ऊपर बाकायदा उन्होंने बांग्लादेशियों के घुसपैठियों की लिस्ट जो है, जो कि वोटर लिस्ट में थी, उसको फेंक के मारा था कि जो है ये इसमें बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, इनको वोटर लिस्ट में क्यों जगह दी जा रही है। सब कुछ सबको पता है। लेकिन आज ममता बनर्जी इसलिए एक अपना कार्ड खेल रही हैं क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि वो एक ऐसी लेडी है जो कभी झुकती नहीं है, कभी डरती नहीं है, कभी घबराती नहीं है। आप देखिए, अब यहाँ पे में संविधान की जो स्थिति है उसमें राज्यपाल को क्या करना, राज्यपाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यदि वो किसी नए व्यक्ति को निमंत्रण देता है कि आप सरकार बनाइए, तो भी जो है वो नई सरकार बन जाएगी और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का भी उसके पास पूरा पावर है, पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी एक जो पूरी एक जो रणनीति अख्तियार की थी ममता बनर्जी ने, वो उनकी धराशायी हुई। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे चुनाव के विश्लेषण में एक बात जो महत्वपूर्ण थी कि जो 27 लाख वोट जो कटे, उन 27 लाख वोटों के कटने का प्रभाव क्या रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी पूरा का पूरा गणित था, सब लोगों ने ये समझा कि भाई 27 से 30% मुसलमान होंगे। लेकिन जो 27 लाख के जितने वोट कटे, जब वोट कटे तो एक्चुअल नंबर जो मुसलमानों का था वो अब कम हो चुका है। अब आप देखिएगा कि जब भी कभी जनगणना होगी पश्चिम बंगाल में, तो आप देखेंगे कि जो 28 से 30% मानते थे कि भाई इतना मुसलमान हो गया है, अब आपको उतना मुसलमान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एसआईआर में कुछ नाम एसआईआर में बहुत लोग कटे होंगे। और अब जो कहा जा रहा है कि सब सीएए एनआरसी लेकर के आएंगे, कहा जा रहा है, तो अगर वो करेंगे तो उसमें भी बहुत से नाम कटेंगे। तो जो ये अनुपात है मुसलमानों की जनसंख्या का पश्चिम बंगाल में, ये आपको और कम नज़र आएगा, परसेंटेज और कम नज़र आएगा। और इसके बाद फिर जो है आप इस बात को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर जो परिस्थितियां हैं वो आखिर बंगाल में क्या बनती हैं, और जो चुनावी समीकरण है आबादी का, वो हमेशा के लिए जो है पश्चिम बंगाल में बदल चुका है। तो हम तो हमेशा से हिंदुत्व की बात करते रहे हैं, सारे घुसपैठियों को निकाला जाए, सीए एनआरसी को बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाए, असम में भी लागू किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और भी कुछ तस्वीरें जो कि बंगाल से आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ज़रा देखिए एक बार। और मित्रों, आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है पश्चिम बंगाल का वीडियो है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वयं इस बात को बता रहा है, ये व्यक्ति स्वयं इस बात को बता रहा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो बांग्लादेश से आए लोग थे वो बांग्लादेश जा रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए एक बार, आगे बात करते हैं इस पर। यार इतने लोग को भी एक साथ में देखे हो, पूरा एरिया हाई अलर्ट में है। देखो इधर देखो, आगे आज पिछले 3 देख रहे हैं, ये क्या मतलब समझा आप इसका। ये ज़्यादातर लोगों की टोपी लगी हुई है, अधिकांश लोग इसमें से मुसलमान हैं, घुसपैठी हैं। और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में देश की। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अभी स्वतः स्फूर्त है। बीजेपी ने कितने घुसपैठिए निकाले हैं, सरकारों ने वो सब आंकड़ा सबके सामने है, उन्होंने कितने निकाले सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में जो जनता है ना, उसका जो प्रेशर है, जब जनता जागती ना तो लोगों की अकल ठिकाने आती है। जब पब्लिक जय श्री राम के नारे लगाती ना, तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। ये असल बात है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आजकल जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं वो किस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उसको भी जरा देखिए एक बार। जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। क्या हो गया? तो ये जो है ये जो है हालत है इस वक्त। और इसी बीच में मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ना सिर्फ जो है जो घुसपैठिए हैं वो जय श्री राम बोल रहे हैं, बल्कि भारत के अंदर जो भारतीय मुसलमानों की जो वोट बैंक है, उसके जो बड़े बड़े आका हैं, आज वो भी हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। मित्रों, अखिलेश यादव अब अगली नज़र अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश पर, आप जानते हैं। और आज सुबह सुबह अचानक मैं हैरान हो गया जब अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जुलावें। और यहाँ पे इन्होंने बाकायदा देखिए हनुमान जी की फोटो भी लगाई है। समझ रहे आप? तो ये क्या बताता है साहब? ये मतलब फिर मैंने इसके बाद इनके अखिलेश यादव के ट्वीट पर मैंने कोशिश की कि चेक करूं कि इसके पहले इन्होंने
मंगलवार को कब कोई ट्वीट किया है, तो उन्होंने इसके पहले मंगलवार को जो है वो कोई ट्वीट इस तरह से हमेशा तो नहीं करते वो, लेकिन इस बार जो है उन्होंने मंगलवार का ट्वीट किया कि साहब मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, तो उन्होंने ट्वीट किया। अब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अच्छा जी, अभी आपने देखा कि हिंदू एकजुट हो गया पश्चिम बंगाल में, तो अब आप जो है वो अपनी हनुमान चालीसा आप गा रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी क्या है, इनकी पार्टी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरा तस्वीर देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए जरा, ये श्री रामचरितमानस और मनु स्मृति को जलाने की तस्वीरें, ये इन्हीं के पार्टी के शायद ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता बताए जाते थे। इनको बाकायदा बहुत बुरी तरीके से दंडित किया था, इनके ऊपर जो है बहुत तगड़ी कार्रवाई की थी योगी आदित्यनाथ ने इन सब के ऊपर। और ये वही लोग थे जो कि रामचरितमानस को गालियां देने वाले, मनुस्मृति को गालियां देने वाले। आज इन सब को ये लग रहा है साहब कि अब हनुमान चालीसा गाने का वक्त आ चुका है। अब इनको लग रहा है कि साहब हनुमान चालीसा गाने का वक्त आ चुका है। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आज, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक आज लेख लिखा है, हालांकि कई लेख लिखे हैं, लेकिन एक लेख आज मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ जो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। मैंने आज एक लेख लिखा, नील बटे सन्नाटा, जनता ने सब कुछ नोट कर लिया। मैंने लिखा कि देश सब कुछ देख रहा है, पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भगवा रंग का गुलाल उड़ा, कहीं भी नीले रंग का गुलाल नहीं दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में भगवा रंग के झंडे दिखे, कहीं भी नीले रंग का झंडा नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल के झंडों पर राम भक्त हनुमान नजर आए, कहीं भी अंबेडकर नजर नहीं आए। लोग जय श्री राम के नारे जीत के बाद लगाते रहे, किसी ने भी अंबेडकर का नारा नहीं लगाया। पूरे भारत ने जीत का श्रेय हिंदुत्ववाद को दिया, किसी ने भी अंबेडकरवाद को जीत का क्रेडिट नहीं दिया। बाबरी मस्जिद को फिर हटाने के नाम पर वोट मांगे गए, किसी ने ये नहीं कहा कि अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे या भीम तीर्थ बनाएंगे। किसी भी नेता ने पश्चिम बंगाल में दलित का राग नहीं आलापा, सबने हिंदू हिंदू का जाप किया। तो अब आगे पलट मत जाना, जनता जय श्री राम के नारों पर झूम रही है, तो ये मत कहना कि अंबेडकर से ही राजनीति का उद्धार होगा। 1% से भी कम जनता के नायक को 100% जनता पर थोपने की भूल मत करना। ये मैंने ही आज आर्टिकल लिखा, इसको पेस्ट भी कर दिया अपने फेसबुक पर। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया कि देखो, देश जो है वो राम का है, राम का रहेगा। और हमारी जो खिलाफत है बीजेपी से वो यही है कि वो राम को भूल रही है, वो राम को ना भूले। और अंबेडकर को एक सीमा तक ही याद कर सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा योगदान सबका होता है, उनका भी योगदान कहीं थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन उनको संविधान निर्माता और क्या क्या बता करके और 50 तरह की चीज़ें और पंचतीर्थ बना करके ये सब करके आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हिंदू समाज का। क्योंकि ये जो अब मैं यहाँ पे एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ लिखी थी। क्या राम तत्व जोड़ता है, अंबेडकर और पेरियार तत्व तोड़ता है। मैंने एक लेख लिखा अभी कुछ देर पहले, लिखा कि हिंदुओं को अंबेडकरवाद के खिलाफ अपनी जंग जारी रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब हिंदुओं ने संकट महसूस किया तो उन्होंने ईश्वर के रूप में भगवान श्री राम को स्वीकार किया। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जय श्री राम के नारे लगाए वो SC, ST और OBC समाज से आने वाले लोग थे। ये लोग भी जरूर याद रखें कि उनको श्री राम ने जोड़ा है, ना कि अंबेडकर ने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु है, जहाँ पर पेरियार और अंबेडकर को राष्ट्रपिता मान लिया गया है। 1930 के दशक में के अंत में पेरियार ने द्रविड़ नाडु नाम से अलग संप्रभु राष्ट्र बनाने की कल्पना की। पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम ही बदलकर द्रविड़ कड़गम रख कर दिया। इस पार्टी का उद्देश्य एक ही था, द्रविड़ राष्ट्र बनाना जो ब्राह्मण और उत्तर भारतीय वर्चस्व से मुक्त हो। तो मतलब मैंने पूरी बात यहाँ बताई है कि किस तरह से पेरियारवाद और अंबेडकरवाद के नाम पे देश में अलगाववाद फैलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राम तत्व जो है वो पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। यही सच है, इस सच को सबको स्वीकार करना होगा। यही मेरा अपील है। इसी अपील के साथ मैं आप चाहता हूँ कि आप जरूर इस पर अपने विचार रखिए। आपके विचारों पर आगे बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।